बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IAS 23 आज हम स्टार्ट लेंगे बोरोइंग कॉस्ट। बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, बहुत छोटा सा स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन यह है कि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पहले इसमें टोटल जो डेफिनेशंस है उसको पहले आप नोट डाउन करें। पहली डेफिनेशन लिखें, इट्स अ बोरोइंग कॉस्ट। लिखिएगा व्हाट इज बोरोइंग कॉस्ट IAS 23 के थ्रू। लिखिए जी, एनी कॉस्ट which is directly attributable to borrowings of funds is known as borrowing cost. Is known as borrowing cost. अब इस डेफिनेशन को गौर से देखें तो मैंने लिखवाया कि एनी कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द बोरोइंग ऑफ फंड्स, ठीक है, या इन कनेक्शन ऑफ बोरोइंग ऑफ फंड्स, यानी जहां आप फंड बोरो करते हो उस बोरोइंग पर जो भी अमाउंट आप पे करोगे जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है वो सारी की सारी बोरोइंग कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल, एक पर कंपनी ने लोन लिया, उस लोन पे उसने लोन प्रोसेसिंग फी पे की जिसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं, वो भी बोरोइंग कॉस्ट है इस डेफिनेशन के मुताबिक। फिर जो लोन अगर आपने 5 साल के लिए लिया है, उन 5 साल में जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो भी बोरोइंग कॉस्ट है। यानी हर वो कॉस्ट जो बोरोइंग ऑफ फंड से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो उसको हम बोरोइंग कॉस्ट का नाम देंगे। सेकंड लिखिएगा क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट लिखें जी, क्वालिफाइंग एसेट इज एन एसेट which requires a substantial time to get ready for intended use or sale। सो पहली चीज बड़ी क्लियर इस वर्डिंग में कि हर वो एसेट विच रिक्वायर्ड सब्सटेंशियल टाइम पीरियड, जो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड जिसको चाहिए यानी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट देम इन ऑर्डर टू यूज फॉर पर्सनल यूज, फॉर बिजनेस यूज, सॉरी, और फॉर सेल। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई एसेट खुद तैयार कर रहे हैं, उस एसेट को तैयार करते हुए सब्सटेंशियल टाइम आपको लगे, वो क्वालिफाइंग एसेट है। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बिल्डिंग रिक्वायर्ड अ सब्सटेंशियल टाइम टू कंस्ट्रक्ट। आप पावर हाउस लगा रहे हो, पावर हाउस रिक्वायर्ड अ सब्सटेंशियल टाइम टू स्टार्ट द ऑपरेशंस, ठीक है। इस किस्म के जितने भी एसेट्स हैं जो उसमें एक आपका सब्सटेंशियल टाइम लगेगा, दैट इज नॉन एज क्वालिफाइंग एसेट। स्टैंडर्ड हैज नॉट डिस्कस द वर्ड सब्सटेंशियल टाइम। व्हाट इज सब्सटेंशियल? क्या 2 महीने सब्सटेंशियल है, 3 मंथ है, 4 मंथ है? वो इसने कहीं मेंशन नहीं किया, लेकिन ये प्रैक्टिसेस से आप नॉर्मली फॉलो करते हैं। प्रैक्टिसेस ये कहती हैं एटलीस्ट 6 मंथ हो तो वो सब्सटेंशियल टाइम है, लेकिन समटाइम 5 मंथ भी सब्सटेंशियल हो सकता है। ये इसमें कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है वो है ही सब्सटेंशियल, वेरी सिंपल, वो है ही सब्सटेंशियल।
ठीक है, ओके जी। अब आइए, ये सिर्फ दो डेफिनेशन है IAS 23 में। अब IAS 23 ये कहता है कि एनी कॉस्ट इनकर्ड, ये मैं एक लाइन लिख रहा हूं, एनी बोरोइंग कॉस्ट incurred in the construction, purchase or development of qualifying asset shall be capitalized, इससे पहले आप ये पढ़ चुके हो कि जितनी इंटरेस्ट कॉस्ट होती है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। यहां पर स्टैंडर्ड में ये कह रहा है कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है, वो कैपिटलाइज होगी, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड होगी। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, परचेज कर रहे हो या डेवलप कर रहे हो कोई क्वालिफाइंग एसेट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, उस बिल्डिंग के लिए आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया। अब ये लोन की जितनी अमाउंट है वो इसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे आप यूज कर रहे हो, उस पर जो इंटरेस्ट पे करोगे लोन का, वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा, दैट इज कैपिटलाइज्ड। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि बिल्डिंग शुड बी अ क्वालिफाइंग एसेट। अगर कोई आप एसेट परचेज कर रहे हो और वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, उस पर जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कैपिटलाइज नहीं होगी, वो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होगी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां जो चीज है, दैट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आइएगा, अब सवाल ये होता है कि इसने तो स्टैंडर्ड ने कह दिया कि इसको कैपिटलाइज करो, लेकिन कब तक कैपिटलाइज करेंगे? क्या लोन अगर मैंने 10 साल के लिए है, क्या 10 साल के लिए मैं कैपिटलाइज करूंगा? स्टैंडर्ड ने हमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि कैपिटलाइज पीरियड कितना है, यानी अब मैं ये वर्ड लिख रहा हूं, कैपिटलाइजेशन पीरियड। यानी अगर आपने लोन 10 साल के लिए, मैं 10 साल के लिए बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करूंगा, बल्कि कैपिटलाइजेशन पीरियड के दौरान जो मैंने बोरोइंग कॉस्ट पे करनी है उसको सिर्फ कैपिटलाइज करूंगा। अब कैपिटलाइजेशन पीरियड क्या है? इसमें सबसे पहला वर्ड हम पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन पीरियड में, इंसेप्शन, यानी स्टार्ट कहां से करना है। इंसेप्शन मीन स्टार्ट। इसके लिए IAS 23 हमें 3 गाइडलाइंस देता है। वो कहता है कि व्हेन द फॉलोइंग, ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया is met, criteria is met, यानी वो डेट जिस डेट को सारे का सारा क्राइटेरिया हमारा मीट हो रहा है, उस डेट को हम इंसेप्शन डेट कहेंगे, यानी जहां से आपने कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, अभी तो क्राइटेरिया मैं लिखूंगा, लेकिन मैं इंसेप्शन को एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपने लोन लिया है 1 जनवरी को, लेकिन इंसेप्शन हो रही है 1 मार्च को, तो 2 मंथ जो पहले आपने लोन लिया है उस पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो कैपिटलाइज नहीं होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सिर्फ कैपिटलाइज वो होगा जो कैपिटलाइजेशन पीरियड के दौरान आप बोरोइंग कॉस्ट इनकर कर रहे हो, यानी 1 मार्च से जितना इंटरेस्ट पे करोगे, जो इंटरेस्ट बनेगा वो कैपिटलाइज होगा। इसलिए स्टैंडर्ड में इस चीज को बड़ा ध्यान से आपने देखना है कि कैपिटलाइजेशन पीरियड कहां से स्टार्ट होता है, पीरियड कितना है, यानी स्टार्ट कहां से हो रहा है और खत्म कहां पे होना है। ठीक है, तो इंसेप्शन डेट में ये क्राइटेरिया नंबर 1 वो ये कहते हैं जी कि व्हेन borrowing cost is incurred, cost is incurred, borrowing cost किस दिन इनकर होती है?
बोरोइंग कॉस्ट उस दिन इनकर होती है जिस दिन आप लोन लेते हो। मैं इसको ब्रीफली ये कह सकता हूं डेट ऑफ बोरोइंग, जिस डेट को बोरो करोगे। लेकिन अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने कहा अगर 1 जनवरी को लोन दिया है, इंसेप्शन 1 मार्च को है, तो मैं 1 मार्च से कैपिटलाइज करूंगा, 1 जनवरी से कैपिटलाइज नहीं करूंगा। यहां मैं लिख रहा हूं जब जिस दिन आप लोन लोगे उस दिन से कैपिटलाइज करोगे, नहीं मैंने ऑल का वर्ड लिखा हुआ है, यानी जिस दिन लोन ले लिया उस दिन ये क्राइटेरिया तो मीट हो रहा है, लेकिन अगले 2 मीट होना भी जरूरी है। नंबर 2, when expenses on qualifying asset shall be incurred, जिस डेट को आपका क्वालिफाइंग एक्सपेंस एसेट पर एक्सपेंस स्टार्ट हो जाएगा, वो ये सेकंड क्राइटेरिया। नॉर्मली ये वो डेट होती है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है आपका। और नंबर 3, when all necessary requirements for construction, development or purchase of qualifying asset shall be met, यानी जिस दिन तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट जो है कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट या परचेस ऑफ क्वालिफाइंग एसेट के लिए आपने मुकम्मल कर ली हो। मैं 2-3 एग्जांपल से जरा ये तीनों पॉइंट्स क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल, आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने लगे हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट, ऑफिस के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है आपने, एंड दैट इज क्वालिफाइंग एसेट। लेट्स अज्यूम कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है वो क्वालिफाइंग एसेट है, और हमने एस्टिमेट लगाया कि इसको कम से कम 2 साल लगेंगे बिल्डिंग को बनाते हुए, तो यस इट इज अ क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, अब आगे चलिए। जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है आपने, कंस्ट्रक्शन से पहले क्या करोगे? एनी स्टूडेंट क्या करोगे कंस्ट्रक्शन से पहले? लोन लेंगे सर। लोन लेंगे। और क्या लोन से भी पहले कोई काम करना चाहिए आपको? प्लानिंग करेंगे। लोन से पहले भी कुछ काम करना चाहिए। लैंड हो गई ना, लैंड तो है आपके पास। भाई मेरे, जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाने लगते हो ऑफिस की, तो कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है? क्या आपने अप्रूवल नहीं लेनी? जो भी अथॉरिटी है, लाइक अगर इस्लामाबाद की बात करो तो सीडीए से अप्रूवल लेनी, उसके बाद फिर आपने उसका जो मैप होता है, जो नक्शा जिसको कह लो, उसको अप्रूव करवाना है। ठीक है, यानी वो तमाम रिक्वायरमेंट, या फिर जो और उसकी सीडीए की रिक्वायरमेंट है या उस कंसर्न अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल नहीं करोगे। सबसे पहला काम हम यही करते हैं। मैं लोन ले लूं और बाद में मुझे अप्रूवल ना मिले, तो ये तो एक मिसमैनेजमेंट है। नॉर्मली कंपनी क्या करती है कि सबसे पहले उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। ठीक है, अब फर्ज करें रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं वो आपने फुलफिल कर ली, फुलफिल्ड कर ली ऑन 1 मार्च 2017 को, यानी 1 मार्च 2017 को जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल हो गई आपकी। ठीक हो गया, नेक्स्ट। अच्छा, अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये इंसेप्शन डेट है? नहीं, क्योंकि अभी एक क्राइटेरिया मीट हुआ है। स्टैंडर्ड क्या कहता है? व्हेन ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज मेट, यानी इस दिन से कैपिटलाइजेशन शुरू नहीं होगी। उसके बाद जिस वक्त रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, आप बोरोइंग करते हो, लोन लेते हो,
और बोरोइंग जो है आप कर रहे हो 1 अप्रैल 2017 को। अब देखो, अब 2 क्राइटेरिया मीट कर चुके हैं। अब क्या मैं 1 अप्रैल को अब तो लोन ले लिया ना, तो बोरोइंग कॉस्ट इनकर हो गई, ये बोरोइंग कॉस्ट इनकर होना शुरू हो गई। क्या इस डेट से मैं कैपिटलाइजेशन शुरू कर दूं? आंसर इज नो, क्योंकि अभी तीसरा जो है वो आपका ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई। फिर आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट करते हो, उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट करते हो और प्राइस एग्री करते हैं और एक अमाउंट पे कर देते हैं। जिस दिन एग्रीमेंट किया वो 1 मई 2017 है। अब बेशक लोन आपने अप्रैल में लिया हुआ है, स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने कैपिटलाइजेशन उस दिन स्टार्ट करनी है जिस दिन तीनों क्राइटेरिया मीट हो रहे हो। 1 मार्च को क्राइटेरिया नंबर 3 मीट हो रहा था, 1 अप्रैल को क्राइटेरिया नंबर 1+3 भी मीट कर गया, लेकिन 1 मई को ऑल क्राइटेरिया मीट कर गया। तो मुझे बताइए कैपिटलाइजेशन किस दिन से शुरू करनी चाहिए? 1 मई से सर। 1 मई को। तो इसलिए ये याद रखना है कि स्टार्ट कहां से करना है, जिस दिन से आप तीनों क्राइटेरिया मीट हो जाएं। नंबर 2, ये तो पहला था इंसेप्शन। अब नंबर 2 आइएगा। अब ये तो समझ में आ गया जी, शुरू यहां से करना है। अच्छा, अब मैंने लोन चाहे 10 साल का लिया हो, 8 साल का लिया हो, मैं सारा फुल कैपिटलाइज नहीं करूंगा, बल्कि स्टैंडर्ड ये कहता है सेसेशन, सीज कब करोगे, सेसेशन डेट। In short, what is a capitalization period? Capitalization period is period which start from this date and will close at this date. यानी इस डेट से पहले का भी जो इंटरेस्ट है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इस डेट के बाद का जो इंटरेस्ट है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सिर्फ इस पीरियड के दौरान जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो IAS 23 कहता है कि उसको आप कैपिटलाइज करोगे। अब सेसेशन डेट इज अ वेरी सिंपल डेट, द डेट व्हेन क्वालिफाइंग एसेट इज कंप्लीटेड, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें कोई क्राइटेरिया, बस जिस दिन मुकम्मल हो जाए, रेडी फॉर यानी रेडी फॉर यूज है। अब आप यूज करें ना करें, मुकम्मल हो गई, बस जिस दिन मुकम्मल हो गया, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज हो या रेडी फॉर सेल हो। अगर जैसे मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके सेल करना चाह रहा हूं तो तब भी वो क्वालिफाइंग एसेट है, तो उसको हम जितना भी कैपिटलाइजेशन है वो स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इस पीरियड के दौरान फर्ज करें जैसे मैंने 1 मई को हमारा जो है 1 मई 2017 को हमारी कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो रही है, इंसेप्शन हो रही है, और ये कंप्लीट हो गई जी 31 मार्च 2019 को। ये मेरी सेसेशन डेट आ गई, इंसेप्शन डेट और सेसेशन डेट। तो अभी तक जितनी मैंने आपसे डिस्कशन की बड़ा क्लियर है कि 1 मई 2017 से लेकर 31 मार्च 2019 तक जितना भी इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट आप पे करोगे ऑन क्वालिफाइंग एसेट, वो सारी की सारी आपकी कैपिटलाइज होगी, वो कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट में ऐड होगी, ठीक है। लेकिन इस पीरियड के दौरान सम टाइम आपका वर्क स्टॉपेज ऑफ वर्क भी होता है, यानी आपका काम रुकता भी है, स्टॉपेज ऑफ वर्क, जिसको हम सस्पेंशन ऑफ वर्क भी कह सकते हैं। सस्पेंशन का मतलब होता है टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ वर्क, यानी ऐसा स्टॉपेज जो कि टेम्परेरी हो। अब अगर मैं ये कहूं कि इस पीरियड के दौरान जो अप्रैल और मई का मंथ है 2018 का, इसमें काम रुका रहा, स्टॉप रहा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये 2 मंथ जो हैं क्या वो इस पीरियड में शामिल होंगे या उसको निकाल देना है। इस पीरियड को स्टैंडर्ड कहता है सस्पेंशन पीरियड। सस्पेंशन पीरियड यानी वो पीरियड जिसमें टेम्परेरीली वर्क स्टॉप हुआ हो, उसको हम सस्पेंशन पीरियड का नाम देते हैं।
लेकिन हर स्टॉपेज ऑफ वर्क सस्पेंशन पीरियड नहीं है, ये याद रखें, मैं दोबारा बोल रहा हूं, हर स्टॉपेज ऑफ वर्क सस्पेंशन पीरियड नहीं है। अब कैसे पता लगेगा? देखो, स्टॉपेज ऑफ वर्क दो रीजन की वजह से होती है। एक स्टॉपेज ऑफ वर्क होती है विच इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट होता है, उसका पार्ट है, आपको पता है कि ये स्टॉपेज होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक हिल स्टेशन है, वहां पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और आप करना चाह रहे हैं वहां पर रोड कंस्ट्रक्शन, और आपने इस पे जो एस्टिमेट लगाया, आपने कहा 2 years लगेंगे रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जितने भी किलोमीटर है रिस्पेक्टिव रोड कंस्ट्रक्शन करनी है आप। अच्छा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस टाइम आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इन 2 सालों में इतने महीने काम नहीं हो सकता ड्यू टू स्नोफॉल। मिसाल के तौर पे आप कहते हो जी इसमें जो नवंबर और दिसंबर का महीना आएगा उसमें हैवी स्नोफॉल की वजह से हम रोड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, तो दैट इज स्टॉपेज ऑफ वर्क। अब ये स्टॉपेज ऑफ वर्क सस्पेंशन पीरियड नहीं है। सस्पेंशन पीरियड का मतलब है कि वो पीरियड जिसमें कैपिटलाइज नहीं करना, यानी इसमें बेशक वर्क स्टॉप होता रहे लेकिन आपने कैपिटलाइजेशन नहीं रोकनी, आप कैपिटलाइज करोगे बोरोइंग कॉस्ट को, ठीक है। तो ये इसलिए ये सस्पेंशन पीरियड नहीं है क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल है। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करूं और जब मैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन शुरू करता हूं तो स्नोफॉल जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाती है। इंस्टेड ऑफ 2 months 3-4 months जो है वो स्टॉपेज ऑफ वर्क होता है, 4 months। अब इसमें जो 2 month है वो तो प्रेडिक्टेबल थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा 2 month लगे हैं, एक्स्ट्रा 2 month, दिस इट शैल बी नोन एज सस्पेंशन पीरियड। तो जो अनप्रेडिक्टेबल होता है उसको हम सस्पेंशन पीरियड का नाम देते हैं, और जो सस्पेंशन पीरियड है उसमें कैपिटलाइजेशन नहीं होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू की और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को अभी 4 महीने गुजरे थे कि समवन हैज पुट अ केस और स्टे ऑर्डर ले लेता है कोर्ट से, और कोर्ट आपके काम को स्टॉप कर देती है। 2 महीने केस चलता है, उसके बाद केस का फैसला हमारे हक में हो जाता है, हम दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। ये जो 2 महीने स्टॉपेज ऑफ वर्क रहा, क्या मैं उसको सस्पेंशन पीरियड कहूंगा या नहीं? कहेंगे सर। यस, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल नहीं था, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसी तरह आप देखें, जिस वक्त मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, काफी बड़ी बिल्डिंग है हमारी जिसको हम कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, अब इसमें जिस वक्त आप ये जो रूफ डालते हैं जिसको लेंटर कह लें, जब डालते हैं उसके बाद आपको 15 दिन काम रोकना पड़ता है। आपने सपोज आपने कहा जी 15 दिन काम रोक दिया आपने, क्या वो सस्पेंशन पीरियड है? नो सर। नो। देखो, नो एक सर। कॉन्सेप्ट जेन में रखना है, वेरी गुड, एक कॉन्सेप्ट जेन में रखना है, प्रेडिक्टेबल है या नहीं है। अगर तो ऐसा है जिसका पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ एसेट पार्ट है, यस, उसमें सस्पेंशन नहीं होगी, बेशक वो स्टॉपेज ऑफ वर्क है। लेकिन जो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं चीजें, जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की वजह से क्रिएट हो जाती हैं, जैसे लेबर स्ट्राइक पे चली गई, पूरे मुल्क में लेबर की स्ट्राइक शुरू हो गई, जैसे अक्सर होता है, एक पूरी यूनियन होती है स्ट्राइक पे चली गई, जिससे हमारे पास लेबर अब काम नहीं कर रही, 1 महीना स्ट्राइक पे चला गया, 1 महीना काम ही नहीं हुआ, तो बताओ ये सस्पेंशन पीरियड होगा? यस सर, होगा। यस। तो ये यानी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से समटाइम ऐसी सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती है, एंड दैट इज नॉन ओनली दैट स्टॉपेज ऑफ वर्क इज नॉन एज सस्पेंशन पीरियड। तो अब मैं इन तमाम को सम अप करूं, तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द कैपिटलाइजेशन पीरियड, तो आई विल डिफाइन कैपिटलाइजेशन पीरियड इज द पीरियड which will start from inception date and ends at cessation date but excludes suspension period। यानी उसमें सस्पेंशन पीरियड में निकाल दूंगा। जैसे इस एग्जाम्पल में मैं अगर आपको कहूं, ये वाली एग्जाम्पल यहां से इतना हिस्सा,
कि ये 1 मई 2017 से 31 मार्च 2019 तक का पीरियड है। अगर हम इसको काउंट करें तो कितने मंथ बनते हैं? मई से लेकर दिसंबर 17 तक ये 8 मंथ हो गए, 18 पूरा हो गया 12 मंथ, 8 और 12 20 मंथ, 20 मंथ और 3 मंथ, यानी ये 23 मंथ बन रहा है। यानी 23 मंथ में अभी तक जितनी भी आप बोरोइंग कॉस्ट इनकर करोगे वो कैपिटलाइज होगी। लेकिन इस पीरियड के दौरान अप्रैल और मई को वर्क स्टॉप हुआ और वो क्वालिफाई करता है सस्पेंशन पीरियड को, तो लिहाजा ये 2 महीने जो है वो इसमें से मैं माइनस करूंगा, यानी टोटल कैपिटलाइजेशन जो है वो 21 मंथ की मैं करूंगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कैपिटलाइजेशन पीरियड। नाउ द कैपिटलाइजेशन पीरियड इज नॉट अ 23 मंथ, कैपिटलाइजेशन पीरियड इज 21 मंथ। ठीक है जी। तो ये बेसिकली 3 चीजें आपने याद रखनी है जब भी हम क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन में मुझे ये चाहिए कि इंसेप्शन डेट क्या है, मुझे ये चाहिए कि सेशन डेट क्या है, मुझे ये चाहिए कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर कोई सस्पेंशन पीरियड है या नहीं, वो हर कैलकुलेशन में मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आइएगा इससे आगे, बोर्विंग्स। IS 23 ने बोर्विंग्स 2 किस्म की डिस्कस की है। द फर्स्ट बोर्विंग इज नॉन एज स्पेसिफिक बोर्विंग एंड सेकेंड वन इज जनरल बोर्विंग। नाम से जाहिर है स्पेसिफिक बोर्विंग, एनी लोन, एनी बोर्विंग विच इज स्पेसिफिकली टेकन विद द intention of construction or development or purchase of qualifying asset, यानी जो लोन में स्पेशल ले रहा हूं उसी पर्पस के लिए। एंड इफ द क्वालिफाइंग एसेट इज नॉट continued then all the loan shall be repaid to the bank, यानी ये वापस कर देंगे, हम किसी और पर्पस के लिए उस फंड्स को यूज नहीं करेंगे। उस बोर्विंग को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक बोर्विंग। ठीक है। एंड व्हाट इज अ जनरल बोर्विंग? देखो, हर बिजनेसमैन, जो बड़े बिजनेसेस हैं, कंपनीज हैं, उनके पास कुछ ना कुछ फंड्स मौजूद होते हैं जो उन्होंने लोन्स की फॉर्म में लिए होते हैं मुख्तलिफ बैंक से। अब ये जो बोर्विंग्स उसने ली हुई है ये किसी खास मकसद के लिए नहीं ली। इस बोर्विंग को जनरल बोर्विंग कहते हैं कि अगर मैं इसमें से कोई स्पेंडिंग करता हूं बिल्डिंग पर तो वो जनरल बोर्विंग में से स्पेंडिंग होगी। तो ये यानी जनरल को हम डिफाइन करते हैं विच इज नॉट स्पेसिफिकली टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। If these loans will not use in the construction of qualifying asset, these can be used in other purposes as well. यानी ये मैं किसी और मकसद के लिए भी यूज कर सकता हूं जनरल बोर्विंग को, लेकिन स्पेसिफिक बोर्विंग को मैं किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। ये अंडरस्टैंड करना इतना जरूरी है कि जो IS 23 ने ट्रीटमेंट बताया है स्पेसिफिक बोर्विंग का और जनरल बोर्विंग का, ये इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है। क्योंकि स्पेसिफिक बोर्विंग जो आपने ली है वो स्पेसिफिकली ली है कंस्ट्रक्शन और एसेट के लिए। तो जो लोन मैंने लिया है उस पर जब भी इंटरेस्ट पे करूंगा उसको कैपिटलाइज करूंगा, प्रोवाइडेड कि वो कैपिटलाइजेशन पीरियड के जो हमने अभी डिस्कशन किया उसको फुलफिल करता हूं। लेकिन जनरल बोर्विंग पे जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो तो तब तक कैपिटलाइज नहीं होगा जब तक यूज नहीं होगा। ये यूज हो या ना हो ये कैपिटलाइज करना है, ये यूज होगा तो कैपिटलाइज करना। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, इसकी कैलकुलेशन में बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों में। ठीक है जी। अब इसमें इस स्टैंडर्ड में अब हम कैलकुलेशन सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट to be capitalized। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है मुझे।
फर्स्ट इज अ स्पेसिफिक बोरोइंग एंड सेकंड इज अ जनरल बोरोइंग। आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक कैलकुलेशन समझा रहा हूं, उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। जब भी स्पेसिफिक बोरोइंग आए, आपने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये एक फार्मूला बना के दे रहा हूं आप लोगों को स्टैंडर्ड्स की वर्डिंग के मुताबिक। आपने लेना है अमाउंट ऑफ लोन, कितना लोन लिया था, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट रेट था, यानी कितने परसेंट पर लोन लिया था, मल्टीप्लाई बाय मंथ्स ओवर 12, या डेज ओवर 365। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। वैसे पास पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए वो मंथ बेस होता है, लेकिन अगर डेज आ जाए तो हम डेज में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, अमाउंट ऑफ लोन, कितना लोन लिया, ये मैं किस लोन की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक की। मैंने अभी कहा है स्पेसिफिक बोरोइंग जो है वो स्पेशली आपने ली है इस ऑब्जेक्टिव के लिए कि इससे आपने क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करना है, डेवलप करना है या परचेज करना है, उसको हम स्पेसिफिक बोरोइंग कहेंगे। और इसको किसी और पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो फिर जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो कैपिटलाइज होगा। यहां तक तो मैंने इंटरेस्ट निकाल लिया, लेकिन इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मंथ्स, ये कैसे काउंट किए जाएंगे। ये मंथ काउंट करने के लिए एक रूल याद रखिएगा, जो अभी मैंने ये सारा आपको इंसेप्शन टू सेसेशन बताया, ठीक है। जरा इसको लिखने से पहले इसी एग्जांपल में दोबारा आते हैं। ये कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई, यानी इंसेप्शन कब हुई, 1 मई 2017 पे, और सीज कब होगी, मार्च 2019 से। क्या ईयर एंड जब साल खत्म होगा तो क्या मैं उसकी अगले साल की कैपिटलाइजेशन पिछले साल में ला सकता हूं? मिसाल के तौर पे 31 दिसंबर मेरी क्लोजिंग डेट है, 31 दिसंबर को जब मैं क्लोज करूंगा तो बताइए कैपिटलाइजेशन जो है अगले पीरियड की भी मैं यहां ला सकता हूं या नहीं? नो सर। एब्सोल्युटली, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल अलाउ नहीं करता। अब अगर मुझे बेशक वो कंप्लीट 19 में जाके हो रहा है, कंप्लीट 19 में हो रहा है, लेकिन वो मुझे कहता है जी 31 दिसंबर 2017 तक सॉल्व करो, तो फिर यकीनी बात है मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, 1 मई 2017 से, और क्लोज कहां पे करूंगा, 31 दिसंबर 2017। इसका मतलब ये नहीं है कि सेसेशन हो गई है, बल्कि इस साल की बोरिंग कॉस्ट इतनी कैपिटलाइज हो रही है। मेरी बात समझ रहे हो ना? इस साल की बोरिंग कॉस्ट इतनी कैपिटलाइज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये मंथ निकालने का सिंपल रूल करना है, यानी ये काउंट कहां से करने हैं, लेटर ऑफ डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट डेट वो होती है जिस डेट को आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, और नंबर बी डेट ऑफ बोरोइंग, जिस डेट को बोरोइंग किया आपने। कौन सी बोरोइंग? जिसकी मैं हेडिंग दी हुई है, स्पेसिफिक बोरोइंग। यानी अगर मैंने लोन लिया है इस एग्जांपल के तहत जो मैंने लिखी थी, ये देखिएगा यहां पर, ये जो तीसरी कंडीशन है ना, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल, ये क्वेश्चन में नहीं दी होती, यानी ये हुई हुई है, इसको छोड़ देते हैं हम, इसको छोड़ देते हैं, ये हुई हुई है डेट। सिर्फ इन दोनों की डिस्कशन करेंगे। अब देखो, डेट ऑफ बोरोइंग और डेट ऑफ एग्रीमेंट, विच एवर इज लेटर, जो बाद में आ रहा है। वैसे भी क्यों ले रहे हैं लेटर? क्योंकि लेटर डेट वो होती है जिस दिन सारा क्राइटेरिया मीट हो चुका होता है। तो सिंपल आप देखो, डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या है और डेट ऑफ बोरोइंग क्या है। इनमें से जो लेटर डेट है, जो बाद में आ रही है, वहां से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, वो इंसेप्शन हो गई। और एंड कहां करोगे? टिल कहां तक जाओगे? ऑब्वियसली सेसेशन डेट तक, लेकिन यहां पर मैं लिखूंगा टिल अर्लियर ऑफ सेसेशन डेट और
रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, तीसरी दफा बात कर रहा हूं आपसे, ये बात ज़हन में रखिएगा कि मैंने करना कैपिटलाइजेशन इस डेट तक है, लेकिन मुझे एग्जामिनर कहता है जी 31 दिसंबर 2017 तक की कैलकुलेशन करो। तो मुझे बताओ, मैं 31 दिसंबर तक की ही कैलकुलेशन करूंगा ना, तो अर्लियर फिर 31 दिसंबर आ जाए खुद ब खुद। ठीक है, तो इनमें से जो अर्लियर होगी उसको आपने वहां तक काउंटिंग करनी है, स्टार्ट करना है इस डेट से, एंड करना है इस डेट में। जितने महीने बनेंगे वो यहां पर आएंगे, लेकिन एक्सक्लूडिंग सस्पेंशन पीरियड जो अभी डिस्कशन की है, सस्पेंशन पीरियड। सर ये यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ एग्रीमेंट और जी डेट ऑफ बोरिंग, मतलब सर हाँ, ये एग्रीमेंट वाली तो हमेशा बाद में नहीं आएगी, कंस्ट्रक्शन तो बोरिंग के बाद ही स्टार्ट होगी ना। नहीं, कई दफा आप जनरल बोरिंग भी होती है ना आपके पास, और फंड भी होते हैं। सब जरूरी तो नहीं कि सारे का सारा लोन लेके बिल्डिंग बनाएंगे। देखिए, बिल्डिंग अगर आपने 50 सही मिलियन की सही। कॉस्ट लगाई है, पॉसिबिलिटी है कि आप 30 मिलियन का लोन ले रहे हो। ये जरूरी तो नहीं होता कि सारा का सारा आप लोन ले रहे हैं। सर कंस्ट्रक्शन का जिस दिन एग्रीमेंट होगा उस दिन स्टार्ट होगी, ना कि जिस दिन ओरिजिनल में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है हमारे प्रोजेक्ट की। जी जी। तो सर हमें एग्रीमेंट की डेट को स्टार्ट करेंगे ना सर। देखो, एग्रीमेंट की डेट को बिल्कुल स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताओ, एग्रीमेंट डेट तक आपने लोन ही नहीं लिया हुआ तो फिर बोरिंग कॉस्ट आएगी कहाँ से? इसलिए लेटर का वर्ड यूज किया है। मतलब मैंने 1 मई को लोन तो ले लिया, लेकिन आपने जो उस पर लोन लिया है, यानी आपने एग्रीमेंट कर लिया 1 मई को, लेकिन लोन लिया 1 जून को, तो ऑब्वियसली 1 मई को बेशक कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, लेकिन इंटरेस्ट आप कब से शुरू कर रहे हो? 1 जून से। तो इस वजह से हम लेटर का वर्ड यूज कर रहे हैं, इसी वजह से कि ताकि जिस डेट को आपका क्राइटेरिया मीट करेगा उस डेट से कैपिटलाइजेशन शुरू करेंगे। ठीक हो गई, मेरी बात समझ आ गई? यस सर, यस सर। अच्छा, इसको एक एग्जांपल में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, जरा देखते हैं। एबीसी कंपनी borrowed rupees 60 million at 15% per annum on 1st April 2017 for the purpose of construction of qualifying asset यानी मेन बिल्डिंग। It entered in agreement with Jamal Contractors for 100 million on 1st May 2017 and paid rupees 10 million. Suspension period August 2017. Reporting date 31st December 2017. Building shall be completed
in 1.5 years. अब मैं आपसे कहता हूं कि बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करो, कितनी बोरिंग कैपिटलाइज होगी। पहली चीज ध्यान में रखिएगा, आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि आपने ये जो बोरिंग की है ये कौन सी है, ये स्पेसिफिक बोरिंग है या जनरल। ये नहीं बात है कि इस वक्त मैं चूंकि स्पेसिफिक पढ़ा रहा हूं, ये स्पेसिफिक है, लेकिन वर्डिंग से भी नजर आ जाएगा। और लिख रहा है borrowed 60 million 15% per annum on 1st April 2017 for the purpose of construction of building। ठीक है, तो ये इसको हम स्पेसिफिक बोरोइंग का नाम देंगे। अब मैंने कहां से स्टार्ट करना है, देखो मैंने क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ लोन, कितना लोन लिया आपने, 60 मिलियन का, इनटू इंटरेस्ट रेट 15%। हाँ, अलबत्ता जो कैलकुलेशन है वो मेरी ये है मंथ्स की। अब मंथ के लिए क्या करना है, इस रूल को फॉलो करें। डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या है, 1 मई, और डेट ऑफ बोरोइंग क्या है, 1 अप्रैल। विच एवर ऑफ दीज टू डेट्स इज लेटर, जो लेटर डेट है उसको हम लेंगे, यानी मैं स्टार्ट करूंगा 1 मई 2017 से, और कहां तक जाऊंगा सर, आगे चलते, टिल अर्लियर ऑफ किसका, सेसेशन डेट। देखो सेसेशन डेट कब आएगी, अगर मेरी एग्रीमेंट 1 मई को हो रहा है, यहां से 1.5 इयर्स, ये तकरीबन जाकर जाएगी सितंबर अक्टूबर 2018 में। ठीक है, और रिपोर्टिंग डेट मेरी है 31 दिसंबर 2017। तो विच एवर ऑफ दीज टू डेट्स इज अर्लियर, तो कौन सी अर्लियर हुई, 31 दिसंबर 2017। अब पहले इसको काउंट करेंगे, मई से लेकर दिसंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 मंथ। लेकिन हमने क्या पढ़ा, एक्सक्लूडिंग सस्पेंशन पीरियड, इस पीरियड के दौरान इन 8 मंथ में कोई सस्पेंशन पीरियड आ रहा है, आंसर इज यस। अगस्त का मंथ सस्पेंशन है, -1 करेंगे, इसको बकायदा शो करना है इस तरह, यानी पहले काउंट कर लेना है, फिर उसमें अगर कोई सस्पेंशन पीरियड है वो लेस करना है, डिवाइडेड बाय 12। आप 60 इंटू 15%, आप इंटू 7/12 करो, कितना आया, 63 ना करो सर 5.25 आ रहा है। 5.25 मिलियन, ये जो अमाउंट है दैट विल बी द कॉस्ट दैट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी बिल्डिंग की कॉस्ट में मैं इसको ऐड करूंगा, क्वालिफाइंग एसेट को। ठीक है जी, चलिए आज इतना ही रोकता हूं, क्योंकि अभी अटेंडेंस भी लगानी है मैंने। ये जितना हिस्सा मैंने करवाया ना, इसको अच्छी तरह करना, क्योंकि जी सर ये जो सेसेशन डेट है, ये भी इन जी दोनों में से जो लेटर होगी उसमें से निकालेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ बोरिंग। नहीं, सेसेशन का एग्रीमेंट से क्या ताल्लुक है भाई, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, क्यों मिक्स कर रहे हो दोनों चीजों को, वो स्टार्ट है और वो एंड है। सर क्वालिफाइंग एसिड को जब भी देखना है तो ये हम लोगों ने सारा टाइम स्पैन भी देखना है, सब्सटेंशियल टाइम, तभी उसको क्वालिफाइंग एसिड बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। सर वो टेस्ट के बारे में बता दें सर, जो मंडे या ट्यूसडे को जो है। मंडे और ट्यूसडे को जो टेस्ट है, क्या बता दूं, उसमें IS-16 का टेस्ट होगा ना, IS-16 का टेस्ट और क्लास में टेस्ट होगा, यानी इसी तरह ऑनलाइन क्लास होगी, आप बैठोगे और टेस्ट दोगे। एमएल खान खटक, जल्दी से बोलते जाओ। प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला नासिर, प्रेजेंट सर। अली अब्दुल्ला परवेज, यस सर। अली शाम, अलिशबा, अलवीना, प्रेजेंट, अकील तबस्सुम,